अगर मैथ में आपको फॉर्मूला के बिना पूरी मैथ सीखनी है, कहीं पे कोई लिमिटेशन ना रहे, तो आपको 3 चैप्टर्स कम से कम अच्छे से पता होने चाहिए। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो परसेंटेज हमने पहले देख लिया है, आज से हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ों को ओपन करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट आपके कॉन्सेप्ट पे ही बिल्ड होकर के अपने आप बन जाते हैं, वो भी आपको मैं सिखाता चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका जो बेसिक जो टॉपिक है, ये आपका परसेंटेज से ही मिला हुआ है। मतलब जब आपने परसेंटेज पढ़ा था वहाँ भी आपने रेशियोज़ को देखा था, परसेंटेज टू रेशियो का कन्वर्जन हुआ था, वो आपने सीखा था, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ ऐसा कि भाई रेशियो और प्रोपोर्शन का मतलब आखिर होता क्या है? क्या समझते हो आप इन 2 टर्म से? तो देखिए रेशियो जो होता है वो कहता है कि जब भी आप सेम काइंड की क्वांटिटीज को कंपेयर करना चाहते हो कि वो कितने कंपैरिजन में हैं, तो उसको उसके लिए आपको रेशियो का प्रयोग करना पड़ता है या फिर रेशियो उसको बताता है। जैसे अगर एक बास्केट में 2 सेब रखे हों, दूसरे बास्केट में 3 सेब रखे हों, तो आप बताओगे कि दोनों बास्केट में सेब का रेशियो क्या है, 2:3 का है। अगर वहाँ सेब होता और यहाँ पे क्या होता, ऑरेंज होता, तब ये सेम काइंड की चीज़ आपकी नहीं रह जाती। तब हम कहते सेब का रेशियो नहीं, हम कहते फ्रूट्स का रेशियो क्या होगा? हाँ, दोनों फ्रूट्स होंगे तो फ्रूट का रेशियो हम बता सकते थे। तो ऐसे कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका? रेशियो का। वहीं पर जब हम बात करेंगे प्रोपोर्शंस की, तो प्रोपोर्शन क्या बताता है? ये बताएगा कि जो 2 रेशियोज़ हैं, वो इक्वल हैं कि नहीं हैं। जैसे अगर लिखा है A रेशियो B इज़ इक्वल टू C रेशियो D, तो ये बता रहा है कि ये जो रेशियो है, ये ठीक इसके बराबर है C और D के। और यही आपका जो समानुपात है या प्रोपोर्शन है, इसके हम अलग-अलग जो कह सकते हैं कॉन्सेप्ट हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस को बिल्ड होता और कॉन्सेप्ट को बिल्ड होता हुआ समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर किसी रेशियो में हम सेम नंबर को जोड़ें या घटाएं या फिर डिफरेंट नंबर को जोड़ें और घटाएं, तो उसका क्या इफेक्ट होता है उस रेशियो पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एडिशन की, मैं एक यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ, A/B, रेशियो मान लीजिए है 3/2 के। अब अगर मैं इसमें सेम नंबर कोई भी जोड़ दूँ, कोई भी सेम नंबर, जैसे मैंने ऊपर 1 जोड़ दिया और नीचे भी 1 जोड़ दिया। अगर मैंने ऐसा किया तो अब ये रेशियो क्या हो गया, 4/3। ये ध्यान रखिएगा कि एक नंबर जोड़ने से ये रेशियो सेम नहीं हो गया। आप ये नहीं कहोगे कि सर ये 3/2 और 4/3 एक ही है। वैल्यू वाइज़ दोनों अलग-अलग हैं। तो इसमें सेम क्या है? तो इसमें जो सेम होता है वो होता है इनके बीच का डिफरेंस। यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 1 का आएगा। यहाँ भी जो डिफरेंस है वो कितने का है? 1 का है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप सेम नंबर जोड़ रहे हो ऊपर और नीचे रेशियो में, तो उनके बीच का जो गैप है वो हमेशा बराबर रहेगा और इस बराबर होने की वजह से जो इसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है वो बदला नहीं, क्योंकि आपने सेम नंबर को ऊपर नीचे जोड़ा। वहीं पर अगर मैं इसमें अलग-अलग नंबर जोड़ दूँ, जैसे यही सेम नंबर लेता हूँ मैं 3/2 का, ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 जोड़ दिया और नीचे क्या किया, 2 जोड़ दिया। अब क्या हो गया ये? तो अब हो गया ये 4/4, काटो तो आपका 1/1 आ जाएगा। यहाँ पे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बिगड़ गया, कैसे? अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? तो यहाँ पे है 1 का और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो ये है 0 का, 0 का। इनमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, ऊपर-नीचे दोनों बराबर नंबर हैं। तो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर इसका क्या हो गया, ब्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर और नीचे अलग-अलग नंबर जोड़े हैं। सेम यही बात आपके सब्ट्रैक्शन पे भी लागू होती है कि अगर मैंने एक यहाँ पे रेशियो लिया, लेट्स से 3/2, और मैंने क्या किया, इसमें से एक इसमें से एक घटा लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1। यहाँ पर अभी भी 1 का गैप है, तो यहाँ पर भी 1 का ही गैप आपका रहेगा। लेकिन अगर यही आपका नंबर मैं ले लूँ और मैं क्या करूँ, ये आपका 3/2 है और इसमें क्या करूँ, 1 घटा लूँ या फिर इसमें से 2 घटा लूँ और नीचे से 1 घटा लूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/1, है ना? अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया? 0 का आ गया। तो ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्या हो गया, इसका ब्रेक हो गया। मतलब अगर आप रेशियो में ऊपर-नीचे अलग नंबर को जोड़ो या घटाओ या फिर आप इनका मिक्सचर कर दो कि ऊपर जोड़ दो, नीचे घटा लो या वाइस एंड वर्सा। अगर ऐसा कर रहे हो, तो इनका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर आपका हट जाता है या फिर खराब हो जाता है, फिर वो सेम आपका काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सेम नंबर को जोड़ो, सेम नंबर को आप घटाओ, मतलब ऊपर-नीचे दोनों जगह जोड़ो, ऊपर-नीचे घटाओ, तो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर उसका बरकरार रहता है। अब यही चीज़ अगर हम इसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे ट्राई करें, तो क्या होता है समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक रेशियो लेता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे रेशियो लिया 5/2। अब मैं क्या करूँ, एक ही नंबर से गुणा कर दूँ, लेट्स से मैंने 3 से गुणा कर दिया, ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 15/6।
अब आप सोचिए अगर मैंने सेम नंबर से ऊपर नीचे गुणा किया है, ये 15/6 और आपको पता है कोई अगर रेशियो है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप लिखोगे 3 से काटोगे तो आपका ये, अगर आप इसको 3 से काटोगे तो ये आपका 5/2 ही आ जाएगा। अब 5/2 आएगा मतलब जो नंबर आपने किया था यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया था उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पिछले वाले में मैथमेटिकल स्ट्रक्चर सेम था लेकिन रेशियोज डिफरेंट थे। यहाँ पर सब कुछ सेम है। अगर आपने सेम नंबर से गुणा किया हुआ है, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ है, सब कुछ सेम रहे, कुछ नहीं बदल रहा है इसमें। वही 5/2 पहले भी था, वही 5/2 बाद में भी है। लेकिन अगर आप डिफरेंट नंबर से करके देखो, जैसे ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा। अगर आप इसे काटोगे तो ये 5/3 आ जाएगा। ये 5/2 था ओरिजिनल रेशियो, लेकिन अब 5/3 बन गया। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर नीचे अलग अलग नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। सेम नंबर से करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम की सेम बात आपकी डिवीजन में लागू हो जाती है। क्यों भाई? मल्टीप्लिकेशन आप कह रहे हो, आप उसी को 1/, में कर दो, आपका डिवीजन हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये 5/2 है, मैंने क्या किया कि यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। सेम से ही अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 आपका नीचे आ जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा, 5/2 ही बन जाएगा। मतलब कुछ बदला क्या? नहीं बदला। मतलब अगर आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम नंबर का इस्तेमाल करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुणा करने या फिर भाग करने के लिए, तो आपका रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेशियो एज इट इज रहेगा, जैसे पहले था वैसे का वैसा ही रहेगा। अब इसी में हम अपना अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे रेशियो का, जो कि काफी ज्यादा फेमस भी है और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। ये होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, CND रूल। और इसी के साथ में अगर हम इन्वर्टेंडो और अल्टरनेंडो भी देख लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले अगर हम कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो फोकस करें, हम कहें अगर ऐसे प्रोपोर्शन में लिखा हुआ है A/B/C/D, मैं आपसे कहूँ अगर इसमें कॉम्पोनेंडो लगाना है तो क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाकर के न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे A+B/B और इसे लिखेंगे C+D/D। और अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें डिविडेंडो लगाना है तो हम क्या करेंगे, A-B, मतलब अब ये घटेगा, अपॉन में B इज इक्वल टू C-D अपॉन में D। समझ रहे हैं क्या? हमेशा न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर जुड़ेगा या घटेगा। और अब अगर हम इनको आपस में डिवाइड कर दें ऊपर वाले को, तो ये B से B कट जाएगा, D से D कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा A+B, नीचे A-B और यहाँ पे क्या बचेगा, C+D और अपॉन में C-D। और यही आपका क्या कहलाता है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो, CND रूल। कि अगर आपको कोई रेशियो दिया गया है या फिर प्रोपोर्शन दिया गया है A/B = C/D और आपको वहाँ पे कोई वैल्यू निकालनी है, और वो आपका ध्यान रखिएगा कि A/B के ऐसे फॉर्म में हो, या फिर आपको इस तरह की कोई वैल्यू दी गई हो कि A+B और A-B में आप उसे तोड़ पा रहे हैं। जैसे 3x + 4y ऊपर लिखा है, 3x - 4y नीचे लिखा है, तो वो सेम आपकी वैल्यू आ रही है A+B और A-B में। तो आप वहाँ पे दूसरी तरफ कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा करके आसानी से उसका जो रेशियो है वो निकाल सकते हैं और आप उसे फिर बराबर करके के फॉर्म में उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे आप इसको कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इन्वर्टेंडो की, तो इन्वर्टेंडो और कुछ नहीं है, आपका अगर यही रेशियो लिखा हुआ है A/B अपॉन में C/D और हम इसको क्या करें, इन्वर्ट कर दें, तो वो आपका कहता है वो सेम ही होगा। मतलब अगर हम इसे लिखें B/A = D/C के, तो ये क्या कह रहा है, सेम ही बात होगी। मतलब जैसे ये बराबर है वैसे ही ये आपका बराबर होगा, बस इन्वर्ट होकर के हो रहा है। और अल्टरनेंडो की अगर हम बात करें तो अल्टरनेंडो आपका क्या होगा, तो अल्टरनेंडो का मतलब क्या है कि आप ये जो इनको अल्टर कर लें, मतलब बी आपका उधर चला जाए, सी आपका इधर आ जाए, ऐसे आप करेंगे तब भी आपकी जो वैल्यू है वो सेम ही आएंगी। मतलब आप इसे A/C B/D = B/D में ऐसे लिख सकते हैं, तो ये भी आपकी सेम ही वैल्यू, मतलब A/B बराबर में C/D है, तो आप इसे ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं। दोनों तरफ से आपकी वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आएंगी। इनका हम क्वेश्चन में एप्लीकेशन देखेंगे, तब आपको ये समझ में और अच्छे से आएगा। आगे अगर हम बात करें कि यहाँ पर कुछ आपसे ऐसे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि आपको डुप्लीकेट रेशियो बताने हैं, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, इसका मतलब आखिर होता क्या है वो समझ लेते हैं। बहुत आसान है। जैसे अगर आपको कोई ऐसा रेशियो दिया गया है, जैसे लिखा हुआ है A/B = 3/4, है ना? ऐसे आपसे कह रहा है। अब आपसे कह रहा है कि बताइए इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? तो डुप्लीकेट रेशियो जब भी आपसे पूछेगा तो इसका मतलब क्या है, आपको उसका स्क्वायर कर देना है। तो आप इसका अगर डुप्लीकेट रेशियो आप निकालोगे तो वो आपका क्या होना चाहिए, A² = B², कुछ ऐसा आपका आना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, 9:16। ये इसका क्या आ जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो। वहीं पर अगर आप बात करेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो की, सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या है कि जैसे अगर मुझे ऐसे दिया है A/B बराबर में
16:25 ऐसे लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करा है कि मुझे इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, सब डुप्लीकेट के लिए मैं अंडर रूट लगाऊँगा। अंडर रूट ए इज़ टू में अंडर रूट बी, तो ये क्या आ जाएगा 4:5, है ना? अब अगर उसका डायरेक्ट ऐसे अंडर रूट जैसे ये आपका 4 का स्क्वायर होता ना होता तो क्या करेंगे आप? भाई अंडर रूट लगा के लिख देंगे। जैसे ऊपर अगर 7 होता तो अंडर रूट 7 आ जाता वहाँ पे। सेम यहाँ पे ट्रिप्लिकेट रेशियो वाले में है। अगर ट्रिप्लिकेट रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, जैसे ये लिखा हुआ है 3:2, आपसे पूछा जा रहा है ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालिए, तो इसका मतलब क्या आएगा, ए का क्यूब और बी का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा क्या 8। और सब ट्रिप्लिकेट में भी सेम चीज़ है। जैसे अगर मेरे सामने ऐसे लिखा हुआ है ए रेशियो बी, लेट से लिखा हुआ है 64:125। अब मेरे से कह रहा है कि सब ट्रिप्लिकेट बताइए, तो इसका मतलब क्या है, हम क्यूब रूट निकालेंगे इसका, ये और इसका भी क्यूब। तो ये किसका क्यूब होता है, मतलब 64 का क्यूब क्या होता है, ये होता है 4। 125 क्यूब किसका होता है 5 का। तो ये इसके सब ट्रिप्लिकेट रेशियोज आ गए। बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। डुप्लीकेट ट्रिप्लिकेट का मतलब, डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर, ट्रिप्लिकेट का मतलब क्यूब, और फिर अगर सब लग जाए तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। आगे अगर हम बढ़ें, बात करते हैं मर्जिंग ऑफ रेशियो की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मर्जिंग ऑफ रेशियो, रेशियो के चैप्टर में, क्योंकि यहाँ अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं तो आपको ये ना बहुत जगह काम आता है, सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में नहीं, बहुत जगह काम आएगा। अब मर्जिंग ऑफ रेशियो का मतलब क्या है उसको हम थोड़ा समझते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है ए रेशियो बी, वो लिखा हुआ है वो कितना है 2:3, ओके। फिर मेरे पास लिखा हुआ है बी रेशियो सी, और ये कितना है, ये लेट से लिखा हुआ है 4:5, ऐसे लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी ये आखिर कितना होगा। तो आप इसे कैसे, इन दोनों को कैसे मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने के लिए दो रेशियो को कभी भी आप मर्ज करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा उनके बीच में कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो कॉमन पॉइंट कुछ है क्या, यहाँ पे भी देखिए बी है और यहाँ पर भी बी है, कॉमन पॉइंट मिला, यस। कॉमन पॉइंट अगर मिला है तो आप क्या देखेंगे कि आप ये देखिए कि अगर आप बी के ऊपर केवल अगर आप फोकस रखें तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, तो ये है 3। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 4। अगर ये कॉमन है तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, है ना, सेम होना चाहिए। तो सेम कैसे होगा, एक जगह 3 एक जगह 4 है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, है ना। पहले मैं आपको एक मेथड बताता हूँ एलसीएम वाला। तो अगर आप 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12। अब 12 ये आ रहा है, तो ये बताइए 3 12 कैसे हो सकता है। तो 3 12 तभी हो सकता है जब इसमें मैं 4 का गुणा करूं, और 4 12 कैसे हो सकता है जब मैं इसमें 3 का गुणा करूं। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे रेशियोज में, तो अगर हम ऐसे कहेंगे अच्छा केवल 4 का गुणा 3 में कर देते हैं तो 2/12 लिख देंगे, ये गलत होगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे रेशियोज आपके सेम होने चाहिए, उसमें कुछ बदलाव नहीं होता। तो हमको 4 का गुणा ऊपर नीचे दोनों जगह करना होगा, है ना। तो हम क्या इसे लिखेंगे, अब अगर हम इसे लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 8 और 12। और बी सी की रेशियो क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 12:5, ये आ गई। अब अगर मुझे ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 8, बी कॉमन हो गया, क्या आ जाएगा 12, और फिर क्या आ जाएगा सी। ये क्या सही है, गलत। कहाँ पे गलत हुआ है, जब मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो केवल 4 पे किया, है ना। 4 पे किया, 3 चौके 12 और इसको 5 ही लिख दिया, यहीं पे गलती हो जाती है। जब भी आप मल्टीप्लाई करो तो आपको दोनों तरफ करना है, जैसे यहाँ पे किया दोनों तरफ किया, तो ये 5 नहीं 15 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए 15, अब ये सही है, और ये इसका क्या है करेक्ट रेशियो आ रहा है। तो ये इसका पहला तरीका है कि आप एलसीएम ले लीजिए, जो कॉमन टर्म्स है उनका आप एलसीएम लीजिए, और उसको वही एलसीएम जो आ रहा है उसको बनाने का प्रयास करिए मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद आप जो है जब वो आपस में बराबर हो जाएंगे तो आप उनका रेशो बता सकते हो। ये इसका एक पहला तरीका है। इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, ये तो जैसे अभी हमने किया ना एलसीएम के मेथड से, एक शिफ्टिंग का तरीका भी है। वो कैसे काम करता है, हम क्वेश्चन यही रखते हैं ए रेशियो बी बी रेशियो सी, ऐसे ही रखते हैं। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए हमने इसे लिखा ए रेशियो बी रेशियो सी, ऐसे लिखा। अब ए बी का रेशियो आपस में कितना है, तो ये है 2:3, और बी और सी का रेशियो कितना है 4:5। तो हम ऐसे लाइन से नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 4:5। अब अगर मुझे ए बी सी का रेशियो बताना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी कुछ आना चाहिए और यहाँ पर भी कुछ आना चाहिए, दोनों जगह कुछ ना कुछ आना चाहिए। अब क्या आएगा वो, तो उसको आप डिसाइड कैसे करोगे, उसको डिसाइड करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो वैल्यू इसको शिफ्ट करोगे इधर, और इधर जो वैल्यू उसको शिफ्ट करोगे इधर।
मतलब यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख दो 3 और यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख दो 4। मतलब बात वही हो रही है, इसको दूसरे तरीके से, दूसरे पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं। अब आप क्या करो, इनका सीधा सीधा गुणा कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 8 रेशियो 12 रेशियो 15। और आप देखोगे दोनों तरफ आपके आंसर सेम ही है। अब अगर ऐसा आ रहा है कि दोनों तरफ आपके आंसर सेम है, तो बच्चे इस पे अड़ जाते हैं, कौन सा मेथड सही? दोनों मेथड सही हैं। अगर आप इस वाले मेथड से चलोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा आसानी और थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक आप चल पाओगे, कि आपको अगर 4 5 भी ऐसे दिया रहेगा, आपको बस फिल करना है, मल्टीप्लिकेशन आपको कर लेना है और आप आसानी से उस तरह के जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनको आप लगा सकते हो, उसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होने वाली। जैसे अगर मैं आगे बढ़ूँ, एक क्वेश्चन आपको ऐसे ट्राई करवाता हूँ। लेट से अगर यहाँ पे लेट से ऐसे लिखा हो ए रेशियो बी कितना है, लेट से मैंने लिखा है 2:5, फिर बी रेशियो सी ये कितना है, ये है 1:3, फिर आता है सी रेशियो डी, ये कितना आ रहा है 4:3, ऐसे लिखा है। अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ रेशियो क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, 4 का रेशियो आपको बताना है वो क्या होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम वाले मेथड से आपको एक एक पॉइंट ऐसे आगे बढ़ना पड़ेगा। दो में आप कॉमन देखो क्या है, फिर उनमें जैसे पहले आप ए और बी में इनको ए बी सी के रेशियो में बनाओ, कि भाई बी में बी कॉमन निकाल करके, फिर जब वो ए बी सी का रेशियो बन जाएगा तो फिर सी दोनों में कौन मिलेगा, फिर उसका आप एलसीएम निकालो, फिर आपका ए बी सी डी ऐसे आपका 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। यहाँ पे आप करना चाहोगे शिफ्ट में, तो आप क्या करोगे, आप इनको ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा 2:5। बी और सी का रेशियो कितना है, तो ये हो जाएगा 1:3। सी और डी का रेशियो कितना है, तो ये हो जाएगा 4:3। ध्यान रखिएगा, जितने आपके टाइप के यहाँ पे या जितने आपके रेशियोज दिए गए हैं, उनको आपको ऐसे ही लेटर वाइज ऐसे उनको अरेंज करना है। अब क्या करेंगे हम, हमें अगर ए बी सी डी पूरा चाहिए तो ये जितनी खाली जगह है वो हमको भरनी पड़ेगी। ये सारी खाली जगह है ना, ये हमें भरनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं रेशियो लगा देता हूँ, सब जगह ये रेशियो आएगा, है ना। तो ये सारी खाली जगह हमें भरनी पड़ेगी। ये हमने खाली जगह भरनी है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो 5 है इसको दोनों तरफ आपको शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, ये 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये 1 इधर शिफ्ट होगा। 4 यहाँ पे शिफ्ट और यहाँ पे शिफ्ट। अब आपको खड़ा खड़ा गुणा करना है। ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, ये क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, है ना, क्योंकि 1 का गुणा करके तो वही मिलेगा। 5 तियाँ 15, 15 चौके 60, ये भी आपका रेशियो में ही है। तो ये क्या आ गया 60, और फिर 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, तो ये क्या आ गया 45। अब एक बात जो पिछले में मैंने नहीं बताई थी, कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो आया है आपका आंसर हो। आपका आंसर कुछ और भी हो सकता है जो लिखा हो, और आप सोच रहे हो कि मैंने सब कुछ सही किया फिर भी गलत आंसर कैसे आ रहा है। तो आप जब आंसर चेक करोगे तो ये ध्यान रखना कि रेशियो अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में है क्या। अगर वैसे आंसर दिया गया है तो आप देखो कि क्या ये जो नंबर्स हैं इनमें कोई नंबर ऐसा है जिसको कॉमन लेकर के आप इन चारों नंबर्स को काट सकते हो। आप कहोगे हाँ 2 से, लेकिन अगर आप 2 से काटोगे ये 3 कट जाएंगे, 45 नहीं कटेगा। तो आप कहोगे ठीक है 3 से काट दो, तो 3 से इधर के 3 कट जाएंगे, 8 नहीं कटेगा। फिर 4 से काटो, नहीं होगा। 5 से काटोगे तो आपका ये 3 कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो आपको क्या समझ में आएगा, क्या इसमें ऐसा कोई नंबर मिलेगा कि जो इन चारों को काट दे? तो आपका जवाब क्या होगा, नहीं, ऐसा कोई नंबर हमें प्राप्त नहीं होगा। तो नहीं हो रहा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा और आप उसको कैसे और स्मार्टली हैंडल कर सकते हो। फिलहाल तो हमने रेशियो का मर्जर सीखा है, किस तरीके से हमारी रेशियो मर्ज होती हैं। इसके हम बहुत सारी इटरेशंस करेंगे, अभी तो एक सिंपल सिंपल आइडिया दिया है कैसे होगा। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस पे अगर हम चलेंगे तो हमें थोड़ा और अच्छा बेहतर आइडिया होगा कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें से भी हमारे पास क्वेश्चन है ए रेशियो बी क्या है 2:3, बी रेशियो सी क्या है 4:5। तो बताइए ए बी सी का रेशियो क्या होगा। अब आपके लिए आसान है कि नहीं, मुझे क्या कहना है, बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी बताना है। तो ये क्या है 2:3 है, ओके। बी रेशियो सी कितना है 4:5 है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 3 रख लूँ और यहाँ पर 4 रख लूँ। अब क्या करूँगा मैं, 8, 12 और 15, ये मेरा क्या आ जाएगा रेशियो, और इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी वाला। ये मेरा करेक्ट आंसर है। बस इतना ही करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सेकंड का सवाल है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। फिर से अब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो 4 वाला है, ए बी सी डी ऐसे करके। तो आपको क्या कह रहा है कि आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट नहीं लिखूंगा क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ ए रेशियो बी कितना है 1:2, 1:2। बी रेशियो सी कितना है, तो ये है 3:4।
3:4। सी रेशियो डी कितना है? 2:5। ये 2:5 हो गया। मुझे बस ये जो फिलर्स है ना, इनको शिफ्ट करना है। ये आपका 2 इधर, यहाँ पे 2, ये आपका 4 आ जाएगा, इधर आपका 3 आ जाएगा, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब मैं क्या करूँ, इनको खड़ा खड़ा गुणा करूँगा, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। ओके, ये 2 3 6 6 दूनी 12 हो जाएगा। ओके, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, 5 चौके 20 दूनी 40 हो गया, और ये 40। अब आप आंसर खोजो। 6:12:16:40, ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया, है ना? ये आपका आंसर आ गया। आपने टिक किया और आगे बढ़ गए, और यहीं पे हो गई गलती। क्या गलती हुई? आपने डी वाला ऑप्शन देखा ही नहीं, कह रहा है बोथ ए एंड बी। अब ए तो आपका 3:6:8:20 है, ये तो आपका आंसर आया ही नहीं। आपका आंसर तो केवल बी आया है। लेकिन अगर ये आया लिखा हुआ है तो ऐसा लिखा क्यों हुआ है? इसके पीछे कोई रीज़न है? हाँ, जो मैंने आपसे भी कहा था कि क्या हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे हुए हैं? नहीं। क्या इसमें कट सकता है कुछ? हाँ, अगर मैं देखूं तो 2 से ये पूरा का पूरा कट सकता है ना? चारों नंबर 2 से कट सकते हैं। 2 3 6, 2 6 12, 2 8 16, 2 गुणे 20 40। तो हम अगर इसे 2 से काटेंगे, पूरे नंबर को अगर 2 से काटेंगे, तो हम इसे 3:6:8 और 20 लिखेंगे। अब ये हम देखेंगे, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आपसे एग्जामिनर जरूरी नहीं कि हमेशा आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में ही पूछे, उसकी मर्जी है, इसमें पूछे चाहे इसमें पूछे। और आपको आंसर देखिए दोनों में दिया हुआ है, ए और बी दोनों आपके आंसर मैच हो रहे हैं, तो इसका ये दोनों आंसर होगा, मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर भी तो फिर 2 स्टेप हो जा रहे हैं कि एक बार आप मल्टीप्लाई करो, और अगर यहाँ पे छोटे नंबर बड़े नंबर होंगे तो और मुश्किल होगा मल्टीप्लाई करना। फिर आपको मल्टीप्लाई करके उनको डिवाइड भी करो, देखो कौन सा नंबर कॉमन है, तो टाइम तो जाएगा। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपके सामने जब ये नंबर आपके लिखे जाएँ, आपने इनको फिल कर लिया, इसके बाद आप यहीं पे कॉमन ढूँढ लीजिए। कैसे आपको ढूँढना है? ये आपके 4 कॉलम हैं ए, बी, सी, डी के। अब आपको बस ये देखना है कि इन चारों कॉलम में वो कौन-कौन से नंबर हैं जो कि कॉमन हैं। जैसे मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है 2, यहाँ भी क्या दिख रहा है 2, यहाँ भी दिख रहा है 2, और डी वाले कॉलम में भी 2 है। तो मैं क्या करूँ, इनको यहीं पे कैंसल आउट कर दूँ। भाई ये 2 से 2 आपस में कैंसल आउट हो गए। मतलब एक नंबर जो चारों कॉलम में क्या है कॉमन आ रहा है, वो कैंसिल आउट हो गया। जैसे ये कैंसिल आउट हुआ तो आप क्या देखोगे कि यहाँ का 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 5 गुणे 4 20 हो जाएगा। सिंपल। अब यहाँ पे और नंबर कुछ कॉमन होते तो आप उनको यहीं पे काट लेते और उसके बाद सीधा-सीधा गुणा कर लेते। तो आपको ऐसा 2 स्टेप 4 स्टेप करने, और बड़े कई बार नंबर होते हैं तो वहाँ पे आपको बड़े मल्टिप्लिकेशन करने से भी ना निजात मिल जाती है, मतलब वो करना ही नहीं पड़ता। बड़ी आसानी से आपका जो आंसर है वो आ जाता है। तो ये आपका एक तरीका होगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है कि हमारे पास ए, बी, सी, डी ऐसे है, तो बताइए ए और डी का रेशियो क्या है? किसका? ए और डी का, और किसी का रेशियो नहीं पूछा। तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ये आपका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछा है। ए और बी का रेशियो क्या है? 3:4। बी और सी का रेशियो क्या है? 5:7। सी और डी का रेशियो क्या है? 8:9। ये ऐसे लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पे फिलर्स लगाने हैं। भाई ये जो फिलर्स आ रहे हैं यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 8। अब क्या करेंगे? सीधा-सीधा आप गुणा कर दीजिए। आप इनको गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, 40 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 120। मुझे केवल ए और डी के बीच का ही रेशियो चाहिए, बाकी तो 2 को करना नहीं है। ये हो जाएगा 7 चौके 28, 28 गुणे 9। अब 28 गुणे 10 कितना होता है? 280। 280 में से आपको 28 घटा लेना है। मतलब आपको करने के तरीके हैं। ये स्पीड मैथ अगर आपने देख रखा है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि आपको 28 गुणे 9 करना है। 28 में 9 का पहाड़ा पड़ने की जगह 280 में से आप 28 घटा लीजिए। तो आप 280 में से 28 घटाएँगे, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा? 252। अब आपको केवल 120:252 बताना है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप 120 बटे में 252 लिखिए और इसको कैंसिल आउट करना शुरू कर दीजिए। जैसे आप इसे 6 से काट सकते हैं क्या? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 20, और 6 चौको 24 और 6 दूनी 12, ये क्या हो गया? 42। अब ये तो फिर से आपका कट जाएगा। किससे कट सकता है ये? ये 2 से कट सकता है। 2 गुणे 10 और ये क्या हो गया? 21। तो 10:21 कौन सा वाला ऑप्शन है? बी वाला। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ऐसे आपका आ गया। अब यहाँ पे अगर थोड़ा फास्ट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमको जब पता है कि ए और डी में ही हमारा रेशियो निकलना है, तो हम केवल ए और डी में देखें कुछ कॉमन है क्या? कुछ कट सकता है क्या? तो देखो यहाँ पे 4 है, आप इस 4 से 8 को काट सकते हो 2 टाइम्स में। यहाँ पे 3 है, आप इस 9 को काट सकते हो
3 टाइम्स में। अगर आपने ऐसा किया होता तो 5 गुणे 10, 5 गुणे 2 आपका क्या आ जाता 10 और 7 तियां 21। आपको ये वाला जो स्टेप था वो करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल आपको ए और डी में देखना था कॉमन क्या था, काट करके सीधे आंसर आप बता सकते थे 10:21 आएगा। अभी मैं उन सारे ऑप्शंस और शॉर्टकट्स और ट्रिक्स पे नहीं चल रहा हूँ जहाँ पे आपको मल्टीपल खोजना पड़े कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो सब तो आगे की चीज़ें हैं। अगर आपका बेसिक या जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है स्ट्रांग नहीं होगा तो वो सब बस आप करते रहोगे और कहीं ना कहीं आप फंसोगे। खास तौर पे जब आप मेंस में जाओगे, अच्छे सवालों पे जाओगे तो फंसाएंगे। आजकल तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपके इतने ट्रिक से बनाए जाते हैं कि आपको सेम ऑप्शन में कई बार मल्टीपल सेम मिल जाते हैं और आप अगर वही केवल पढ़ के गए हो तो आपको आगे कुछ आता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, हमसे कह रहा है कि अगर A/B की वैल्यू इतनी है और C/B की वैल्यू इतनी है तो बताइए ABC क्या होगा। अब यहाँ पे आप समझ रहे हैं आपके साथ ट्रैप का क्या किया गया। बहुत सारे बच्चे अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप एग्जामिनर के ट्रैप में फंसेंगे। आप ऐसे लिखेंगे A/B क्या है, 3/5 है, फिर ये आपका क्या है तो आप इसे लिखोगे 2/7 है और आप निकालना शुरू करोगे और यहीं पे हो गई गलती। क्यों? आप ध्यान से देखो, ये B/C नहीं है, C/B लिखा हुआ है। बी हालांकि दोनों में कॉमन है लेकिन इनका रेशियो उल्टा करके लिखा हुआ है और आपने अगर इसको ऐसे लिखा तो ये गड़बड़ी है। इसको आपको लिखना कैसे है, अगर आप इसको B/C में आप दिखाना चाहते हो तो आप इसे 2/7 नहीं बल्कि आप इसे क्या लिखोगे 7/2 लिखोगे। अब आप करोगे तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21, यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 और ये क्या हो जाएगा 10। ये इसका सही आंसर आएगा। ये आपका बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है। मतलब कि आपको कई बार ऐसा ट्रिक कर दिया जाता है कि आप एक फ्लो में होते हो, A/B लिखा हुआ है, फिर अगला B/C दे दिया, अगला D/C दे दिया, C/D नहीं D/C दे दिया और आपने उस फ्लो में ही उसको सीधा सीधा लिख लिया और आपसे आता हुआ क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी गई है। आपसे कह रहा है कि A/B ऐसे है 1/2 रेशियो में 3/8 और ऐसे आपको CD तक ऐसे दिया गया है। तो इनमें भी आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप आप थोड़ा ज़्यादा चल लेंगे कि आपको अगर ऐसे लिखा हुआ है 1/2 रेशियो में 3/8 है तो आप क्या करोगे, इन दोनों का आप एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसी 8 से गुणा यहाँ पे कर दो, उसी 8 से गुणा आप यहाँ पे कर दो तो आप 2 से काटोगे ये 4 बार चला जाएगा, ये 8 से 8 कट जाएगा। तो A/B मैं यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में लिख देता हूँ, ABCD करना वैसे ही है और कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा 4/3 ऐसे लिख लिया। अब अगर मैं बी और सी को देखूं कि यहाँ पे रेशियो में क्या लिखा हुआ है 1/3:5/9 है। आपको क्या करना है, इनका एलसीएम आप लोगे 9 ही आएगा, आप 9 से मल्टीप्लाई कर लो। ये 3 3 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो ये है C/D। तो C/D को अगर हम निकालेंगे तो ये कुछ ऐसे ही आएगा 5/6 रेशियो में 3/4। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 से गुणा आप यहाँ कर दो, 12 से गुणा आप यहाँ कर दो तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9। तो आपका क्या हो जाएगा 10/9 ऐसे आ गया। अब आपको यहाँ पे 3 रखना है, यहाँ पे 3 रखना है, यहाँ पे 5 रखना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10। ये आपका बन गया। जब आपका ये बन गया अब आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और इसमें कुछ नहीं करना। कैसे करोगे आप, सीधा सीधा गुणा कर लो। लेकिन आपको अगर पता है कि नंबर हमारे कुछ अगर रिपीट हो रहे हैं तो हम इनको यहीं पे कैंसिल आउट कर लें। कैसे, जैसे आप देखो ये 3 यहाँ पे आ रहा है, दूसरे कॉलम में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, 3 आपका कट गया। और कुछ है क्या कॉमन, तो मैं देखूँ अगर यहाँ पे क्या रहा है 10 आ रहा है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है। मतलब क्या 5 अगर आप काटोगे यहाँ पे तो यहाँ से अगर आप 5 को हटा दो तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। अब आप इनको गुणा कर लो और तो मेरे ख्याल से और कुछ नहीं कटेगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। और ये आपका रेशियो आ गया 8/6:10/9। ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब आपका अगर फ्रैक्शन में दिया रहे तो एक स्टेप थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा, करना आपको ऐसे ही है। और जो मैंने आपको सिम्प्लीफिकेशन बताया इनके बीच में, यही आपको मैं जब करवाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस तो यही, या फिर जब हम मिक्सचर एलिगेशन कर रहे होंगे तब आपको इस तरह के चीज़ें याद आएंगी कि जब आप वहाँ पे क्वांटिटीज़ को घटा बढ़ा रहे होगे तो आप देखोगे कि ये कैसे आपस में कट जाते हैं। अब ये अगर किसी ने नहीं सीख रखा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में तो वहाँ पे उसको दिक्कत होगी, ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सवाल आपके कुछ ऐसे ही पूछे जाते हैं, जैसे अब आपको सीधा सीधा नहीं दिया गया। क्या कह रहा है, P/Q की वैल्यू आपको ये दी गई है, R/P+Q की वैल्यू आपको ये दी गई है।
तो आपको बताना है पी क्यू आर का रेशो, इंडिविजुअल रेशो बताना है, मतलब आपको रेशो यहाँ पे कंबाइंड भी दिए जाएंगे, पी प्लस क्यू का आपको रेशो ऐसा दे दिया गया और आपसे पूछ रहा है बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें थोड़ा सा आपको स्मार्ट दिमाग लगाना है और ये समझने का प्रयास करना है कि अगर मेरे पास पी रेशियो क्यू की वैल्यू दी गई है जो कि कितनी है 5:4 है, ओके। दूसरी रेशियो क्या है आर रेशियो पी प्लस क्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 7:18 है। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है। अब आप ये सोचो कि अगर ऊपर में पी और क्यू है, अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, मतलब अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ, मैं कहूँ अगर पी और क्यू के रेशियो को अगर मैं ऐड कर लूँ तो ये 5 और 4 क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं देखूँ पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है 18 है, मतलब ये तो मुझे सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे पी और क्यू अगर क्या है 18 है तो यहाँ भी पी और क्यू क्या होना चाहिए जोड़ करके 18 होना चाहिए। तो 18 ये कब होगा, तो 18 होने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई, पूरे में 2 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। अब अगर हम 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे ऊपर, तो अब देखिए पी रेशियो क्यू क्या हो जाएगा मेरे पास, पी रेशियो क्यू ये हो जाएगा 10:8। अब अगर 10:8 मेरा ये आपका बन के आ रहा है, अब मेरे लिए ये करना काफ़ी आसान है कि मुझे पता है पी और क्यू की वैल्यू 18 यहाँ पे है, पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आ रही है आपकी जो है 10 और 8 मिल करके 18 ही आ रही है। अब मैं अगर पी की वैल्यू को क्या रखूँ 10 रखूँ, क्यू की वैल्यू को अगर 8 रखूँ, तो मुझे आर की वैल्यू क्या पता है 7 पता है। तो अब अगर मुझे निकालना क्या है पी रेशियो क्यू रेशियो आर, तो मैं इसको आसानी से लिख सकता हूँ 10:8:7। तो 10:8:7 यही इसका आंसर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। इतना सही काम करना है आपको कि अगर आपका ऐसा दिया गया है कंबाइंड में, तो आपको पी और क्यू की वैल्यू 18 यहाँ पे दी गई, ऊपर भी आपको इक्वेट कर लेना है उनकी वैल्यू को। जब ऊपर नीचे की वैल्यू इक्वेट हो गई, आर की वैल्यू आपकी अपने आप पता चली हुई है, पी और क्यू की इंडिविजुअल वैल्यू पता चल गई, आप आसानी से बता सकते हो, उसमें कोई शिफ्टिंग भी नहीं करनी। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से हमको यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है कि x रेशियो y प्लस जेड इक्वल टू 7:13 है, y रेशियो x प्लस जेड इक्वल टू 9:11 है। तो बताइए एक्स वाई जेड का रेशियो क्या होगा। वैसे ही है सवाल, अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ x रेशियो y प्लस जेड इक्वल टू वॉट 7:13, और अगर मैं इसे लिख रहा हूँ y रेशियो x प्लस जेड इज इक्वल टू वॉट 9:11, अगर ऐसा है, तो आप ये देखो कि अगर मैं ऊपर वाले को ऐड कर दूं x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। यहाँ पर भी अगर मैं ऐड कर दूं तो ये भी क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। मतलब हमको इक्वेट करना ही नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है कि x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 7, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो अगर मुझे रेशियो में लिखना है x रेशियो y रेशियो z, अगर इसको ऐसे लिखना है तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। अब z की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आप चाहो तो y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, आप इसको ऐसे इक्वेट कर सकते हो y प्लस जेड इज इक्वल टू वॉट 13, भाई y प्लस जेड 13 है, y की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9 प्लस जेड इज इक्वल टू 13, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो आप यहाँ पे रख सकते हो 4 और यही आपका आंसर आ गया। और आप चाहते हैं यहाँ पे x में रख देते, x की वैल्यू रख देते, तो इसका सही जवाब क्या है ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। मतलब आसानी से आप कर सकते हो, थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या कह रहा है, इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत फंसाते हैं। कैसे, पी रेशियो क्यू रेशियो आर आपको दिया गया है, क्यू रेशियो आर रेशियो एस ये आपको दिया गया, बताना है पी क्यू आर एस क्या होगा। तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे भाई, पी क्यू आर और एस सीखा तो यही है, वही आपको सॉल्व करना है। 5:3:2, यहाँ पे क्यू आर एस की वैल्यू क्या दी गई है 12:8 और रेशियो 7, ये तो दिया गया है। क्या करोगे आप, यहाँ पे 12 लिख दो और यहाँ पे आप क्या लिख दो 7 लिख दो, आप इनको गुणा कर लो, 60 हो गया, 12×3 36 हो गया, 8×2 16 हो गया, 7×2 14 हो गया। आप ऐसे भी कह सकते हो गुरुजी इसको हम काट भी सकते हैं, काट लो, 2 से काट लो तो और थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ये गलत है, जो कर रहे हो आप गलत है। क्यों गलत है समझिए, अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें केवल एक एलिमेंट कॉमन होता है। जैसे आपको ऐसे दिया भी जाता अगर, तो ये होता पी क्यू आर एक रेशियो दिया गया है और दूसरा आपका जो रेशियो दिया जाता वो आपका एक कुछ कॉमन हो जाता, लेट से यहाँ पे आपसे कह देता आर से लेकर के कुछ होता, तो उसमें एक रेशियो कॉमन होता। या फिर अगर ऐसा होता कि आपसे ऐसा दिया गया ए बी का रेशियो दिया गया है, फिर आपसे क्या कहता बी सी का रेशियो दिया गया है, तो इसमें बी कॉमन था। या फिर आगे आपका क्या होता सी और डी होता, तो सी कॉमन था, एक एक वैल्यू आपकी कॉमन थी, तो वो एलसीएम की तरह आपका निकाला जा रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि एक नंबर कॉमन नहीं है बल्कि 2 नंबर कॉमन है, क्यू और आर, ये 2 नंबर आपके एक साथ कॉमन चल रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर एलसीएम काम नहीं करता है। और इस वजह से इस तरह के क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व होते हैं। एक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर होता है कांट बी डिटरमाइंड,
और एक क्वेश्चन होता है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे पहचानना है उसको आप समझिए कि जो 2 आपके यहाँ पे ये आपके एलिमेंट्स हैं या आपके अल्फ़ाबेट्स हैं जो कॉमन आ रहे हैं, 2 वैल्यूज़ जो कॉमन हो रही हैं, उनके बीच का जो रेशियो है वो आपका सेम होना चाहिए। जैसे अगर ऊपर वाले में देखो Q और R का रेशियो क्या है 3:2 है, नीचे में भी आप अगर 4 से काटोगे तो ये 3:2 का ही रेशियो मेंटेन कर रहा है। अगर ऐसा है तो ये सॉल्वेबल है और इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि ऊपर भी आप क्या करो 4 से गुणा कर लो सबसे पहले। अगर आप इसको 4 से गुणा करोगे तो अब ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 20, 12, 8 और नीचे वाली तो आपकी 12, 8 और 7 है ही। क्या करोगे आप? आपको अब यहाँ पे शिफ्ट भी नहीं करना है। शिफ्ट क्यों नहीं करना है? सेम वही रीज़न है क्योंकि शिफ्ट आप तब करते जब 1 नंबर कॉमन होता था, यहाँ पे 2 नंबर कॉमन है। आपको सीधा-सीधा उतार लेना है। ये 20, ये 12, ये 8 और ये 7 और यही क्या है इसका आंसर है। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर आपने गलती से भी यहाँ पे 12 किया और यहाँ पे 8 किया, फिर से आप मिस्टेक करोगे। वो तभी होगा जब एक नंबर आपका कॉमन होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप शिफ्ट भी यहाँ पे नहीं करते हो क्योंकि आप 2 नंबर के बराबर 1 नंबर यहाँ पे नहीं ऐसे ले जाओगे। 1 नंबर होता है कॉमन तो आप उसके बराबर उसको लेकर के चलते हो। अब अगर यहीं पे एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ऐसे रखूँ, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आपको ऐसे बताना है। अब ए क्या है 3:5:4 है और बी सी डी क्या है तो ये है 4:7:9 है। अब मैंने आपको क्या कहा कि इनके रेशियोज बराबर होने चाहिए 5:4 है, ये क्या है 4:7 है। अब ये तो आपस में बराबर नहीं हो सकते, मतलब आप ऐसा कोई नंबर ऐसा नहीं कर सकते हो जिस एक नंबर को आप ऊपर गुणा कर दो उसी सेम और एक दूसरे नंबर को आप नीचे गुणा कर दो तो ये 2 रेशियोज़ बराबर हो जाएँ। एलसीएम का कहने का मतलब यही पे है कि आप कोई एक नंबर ऐसा नहीं ला सकते हो कि आप अगर ऊपर उसको गुणा करो और दूसरा नंबर अगर आप नीचे गुणा करो तो ये रेशियोज़ आपस में सेम हो जाएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब ऐसा नहीं हो सकता है और इनके रेशियोज़ का अल्फ़ाबेट तो कॉमन है लेकिन इनके रेशियोज़ आपके बराबर नहीं हैं, एलसीएम नहीं लगेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सी। कांट बी डिटरमाइन, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई शिफ्ट नहीं, कुछ नहीं, सीधा-सीधा कांट बी डिटरमाइन आपको यहाँ पे पुट करना होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? ए रेशियो में बी प्लस सी, ये क्या है? 1:5 है। दूसरा क्या है? बी रेशियो में ए प्लस सी, ये कितना है? 2:3 है। अब आपको अगर निकालना है क्या? ए रेशियो बी रेशियो सी। अब इसको अगर आपको निकालना है तो आप इसको कैसे करोगे? आपके पास फिर से वही सेम चीज़ है कि अगर मैं ए, बी, सी को देखूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं ए, बी, सी को ऐड करूँगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब मुझे इन दोनों वैल्यूज़ को बराबर करना है। अब मैं कैसे बराबर कर सकता हूँ कि इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो मतलब क्या है 5 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 को नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ। तो अब ये रेशियो आपका क्या हो जाएगा? ए रेशियो में बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपका 5 रेशियो में 25। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? बी रेशियो में ए प्लस सी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12 रेशियो में 18। अब आप देखो ऐड करोगे 30 आएगा, बराबर हो गया। अब आपको ए की वैल्यू पता चल गई कितनी है 5, बी की वैल्यू पता चल गई कितनी है 12, सी की वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे? आप बी प्लस सी ले लो। बी प्लस सी बराबर में क्या है 25 है। बी की वैल्यू कितनी है 12 है। तो आपकी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। सिंपल सा आपका मैथ है, ये क्या आ गया 13 और आपके पास रेशियो क्या मिल गए 5:12:13। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है ए प्लस बी रेशियो ए माइनस बी 13:3। तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा? तो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है। ए प्लस बी बराबर लिख लीजिए 13 और ए माइनस बी बराबर लिख लीजिए 3। अगर आप इनको ऐड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2a बराबर में 16। ए की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब आप रेशियो में चल रहे हो, जैसे अगर मैंने लिखा ए बाई बी, ये क्या है 3/5 है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ए बराबर में 3 और बी बराबर में 5, तो ये करेक्ट नहीं होता है लॉजिकली देखा जाए तो, मैथमेटिकली। अगर मुझे लिखना भी है तो हम इसे क्या लिखेंगे 3k और 5k। के क्या है यहाँ पे कोफिशियंट है, मतलब यहाँ पे 3/5 जरूरी नहीं 3/5 ऐसे ही आए। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता ए की वैल्यू 12 और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होती 20 होती, तब भी ये 3/5 के रेशियो में ही था, है ना? तो ए की वैल्यू हमने 3 रख दी और बी की वैल्यू 5 रख दी तो गलत हो गया। इसीलिए हम उसको अगर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं 3k और 5k के रूप में। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू के अनुसार वो वैल्यूज़ a की बदल सकती हैं। अगर k की वैल्यू 1 है तो 3 और 5 ही होगा, k की वैल्यू 2 हो जाए तो 6 और 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो ऐसे हम यहाँ पे लिखते हैं। मैथमेटिकली ये आपका ज़्यादा करेक्ट होता है, इसको भी हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमने क्या रख दी 8 रख दी। अगर हम a की वैल्यू 8 रख दें तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 आ जाएगी। आपको ये वैल्यूज़ मिल गई तो हम इसे 8k और 5k
ऐसे लिखेंगे, ये ज़्यादा करेक्ट होगा। अब क्या करिए, यही वैल्यूज़ ऊपर यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, 8k का स्क्वायर माइनस में 5k का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8k का स्क्वायर प्लस में 5k का स्क्वायर, मतलब ये पूरे का स्क्वायर हो रहा है, केवल k स्क्वायर नहीं हो रहा है, पूरे का स्क्वायर हो रहा है ना। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही, के कॉमन है, निकाल के बाहर काट दीजिए, है ना। अगर आप के यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से के हट जाएगा, यहाँ से के आपका हट जाएगा, ये आपका के स्क्वायर आ जाएगा। सेम काम आप यहाँ से कर लीजिए, के स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, ये आपस में कट गया। बचा क्या रह गया, 8 का स्क्वायर मतलब 64 माइनस में 25, और ये क्या हो जाएगा 64 प्लस में 25। बस आपके सामने और कुछ नहीं करना, आप इनको घटा लीजिए। अब आप सिंपल सी बात है, अगर ये आपका 24 होता उसमें 40 जोड़ देते 64 हो जाता। 24 तो ये आपका 24 तो है नहीं, तो 39 आ गया। और ये क्या हो जाएगा, 6 6 2 8 और 5 4 9, 89 आ गया। ये इसका क्या है, आंसर है। सिंपल सा आपका फंडा है। लेकिन ये आपको क्लियर हो जाएगा कि कभी भी आप वैल्यू रखो तो आप इसको ये ध्यान रखना, कई बार जल्दी जल्दी में टीचर भी इसको a बराबर 8 b बराबर 5 कर देते हैं, खासतौर पर अलजेब्रा में। लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू के रूप में आता है, जहाँ पे के आपको प्रूव करना पड़ेगा कि के की वैल्यू 1 है ना। वो प्रूव हो गया तो ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 5 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू 35 और 19 है। x रेशियो y प्लस 7 की वैल्यू 9:5 है। तो बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, x प्लस वाई बराबर में क्या लिख लीजिए, 35 लिख लीजिए। x माइनस वाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं। अब आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x, और इसको आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 54। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 27k आ गई। x की वैल्यू अगर 27k है और x की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8k, है ना। तो x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी आ गई। अब आपसे पूछ रहा है कि x और y आखिर क्या है। तो अब आप देखिए 28 और 7, 28 और 7 है, 26 और 9 है, 27 और 8 है। तो यही समझ में आ रहा है कि इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब k की वैल्यू कुछ भी हो, 1 होगी 2 होगी तो उसी के अनुपात में रहेगा। लेकिन 27 और 28 के और सारे मल्टीपल कोई ऑप्शन में दिए ही नहीं है, तो हमारा सी आ जाएगा, आंसर आपका करेक्ट है। आप इसको मार्क करिए और आगे बढ़ जाइए, है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या करते, अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या करते, आप फिर यहाँ पे एक्स रेशियो में y प्लस 7 जो है इसकी वैल्यू क्या है, 9/5 है। एक्स और y के वैल्यू आप रखते, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करते, वरना तो यहाँ पे तो यही सही है। एक्स की वैल्यू आप रखिए 27 के, y की वैल्यू आप रखिए 8k प्लस में 7। इंपॉर्टेंट इसीलिए है, अगर आप यहाँ पे k नहीं रखते तो आप y बराबर 8 रखते तो आप कहते 8 + 7 15 हो गया। ये नहीं, 8 + 7 15 तब होता जब y की वैल्यू एक्चुअल में 8 होती, है ना। और ये क्या हो जाएगा 9/5, 9 से काटेंगे, 9 तियाँ 27 हो गया, 5 तियाँ 15k, 15 के बराबर में 8k प्लस में 7 हो गया, 7k बराबर में 7 हो गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। जैसे ही k की वैल्यू 1 आती है आप यहाँ पे पुट करते और आपका आंसर आ जाता। k की वैल्यू ऐसे आप निकाल करके आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है 3a बराबर में b/4 बराबर में 5c। तो आपको बताना है a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू क्या होगी। इसको कैसे करेंगे, तो आपको इसको करने के लिए क्या करना है कि 3a बराबर में b/4 बराबर में 5c ऐसे है। आप जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में क्या है, 3 है, 1 है और 5 है। आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 से क्या करिए, इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3a/15 इज इक्वल टू b अपॉन में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, और ये क्या हो जाएगा 5c अपॉन में 15। 3 से काटेंगे 5 आ गया, 5 से काटेंगे 3 आ गया। तो ये आपके पास जो नीचे वैल्यू आ रही है यही इनका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। a रेशियो b रेशियो c क्या हो जाएगा, 5:60:3। ये इसका आंसर होगा। बस आप देख लीजिए कहाँ पे आपका मैच कर रहा है, सी और ऑप्शन है, यही आपका करेक्ट है। इतना ही करना है। इसको करने का एक और तरीका है जो हम अगले या उससे अगले क्वेश्चन में देखेंगे। एक और क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। कह रहा है 60% ऑफ p इज इक्वल टू 3/4 ऑफ q, 0.8 ऑफ r। तो आपको ऐसे बताना है 60% का मतलब क्या है, तो ये हो गया 3/5 ऑफ p, और ये क्या हो जाएगा 3/4 ऑफ q, और ये क्या हो जाएगा 0.8 का मतलब आपका क्या हो जाएगा, तो आप अगर इसे 2 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 ऑफ r। ऊपर वाली वैल्यूज़ का आप एलसीएम देखिए, 3 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 को नीचे से आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 3p अपॉन में 12 पंचे 60, 3q अपॉन में 48 और 4r अपॉन में ये आपका 12 पंचे 60 हो गया। कैंसिलेशन कर लीजिए, 20 टाइम्स ये कितनी बार, 16 बार, ये कितनी बार, ये आपका 15 बार हो गया। तो आपको p
रेशियो क्यू रेशियो आर, ये कितना मिल जाएगा 20 रेशियो 16 रेशियो 15। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला। बस इतना ही आपको करना है। अब इसी का थोड़ा सा रूप बदल दिया जाए और कुछ ऐसे पूछा जाए, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 4b प्लस सी प्लस इज इक्वल टू 5c प्लस ए। तो बताइए ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? अब इसको थोड़ा सा बदला गया है और कुछ नहीं है। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, 3a प्लस बी, काम वही है, एलसीएम वाला ही है, लेकिन इसको थोड़ा दूसरे तरीके से हम करके आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे होगा। तो ये आपका क्या होगा, सी प्लस ए, है ना। अब आप क्या करिए, अब आप इसमें ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की वैल्यू निकालिए। तो अगर मैं ए प्लस बी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, तो जिसकी वैल्यू आप निकाल रहे हो, इसको हाइड वाला मेथड कहेंगे, हाइड एंड सीक आप कह सकते हो। तो उस वैल्यू को आप छिपा लो, इसको अपने हाथ से ऐसे छिपा लो। बचा क्या, 4 और 5, है ना। इनको मल्टीप्लाई कर लो, क्या गया 20। अब अगर मुझे b प्लस सी निकालना है तो मैं इसको छिपा लूंगा, जो बचा है 3 और 5 लिख लूंगा, कितना हो जाएगा 5 गुणे 3 15। सी प्लस ए निकालना है तो 4 3 12, ये मेरे को मिल गया। अब अगर मैं क्या करूं, इनको ऐड कर दूं, तो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर में क्या हो जाएगा 35 और 12 कितना हो जाएगा 47। तो मैं कहूँगा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23.5। अब ये मुझे मिल गया, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल गई। अब कुछ नहीं करना, a प्लस बी की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, b प्लस सी की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए तो a की वैल्यू मिल जाएगी, c प्लस a की रख दीजिए तो b की वैल्यू मिल जाएगी। निकाल लेते हैं। अगर a की वैल्यू मुझे निकालनी है तो b प्लस सी में मैं रखूंगा, तो मैं क्या करूँ, इसमें से 15 घटा लूँ, 23.5 में से मैं 15 घटाऊंगा, तो ये वैल्यू मेरे को कितनी मिल जाएगी, तो इसमें 8.5 मिलेगी। b की वैल्यू अगर निकालनी है तो c प्लस ए को मैं घटा लूँ, तो इसमें से अगर मैं घटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 11.5 मिल जाएगी। फिर अगर मुझे क्या निकालना है, c निकालना है, तो a प्लस बी को घटा लूंगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई 3.5 आ गई। अब पॉइंट सब में आप इसको हटा भी सकते हो, 5 से काटना चाहो काट दो, तो ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। फिर 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 3 15 हो गया, और 5 से 35 हो गया। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 17, इधर मैं लिख देता हूँ अगर ना दिख रहा हो, 17 रेशियो 23 रेशियो 7, ये इसका आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्टिन्यू थर्ड फोर्थ या मीन प्रोपोर्शन का मतलब आखिर होता क्या है। देखिए कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन तो काफ़ी सिंपल सा है, कि आपको अगर यहाँ पे प्रोपोर्शन ऐसे दिए जाएं कि ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, मतलब ये आपस में आपके ऐसे प्रोपोर्शन में चल रहे हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, में आपका ये हो जाएगा कि ये आपके कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में से चल रहे हैं, कि एक कॉन्टिन्यूशन यहाँ पे होता जा रहा है। वहीं पर जब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो उसमें थर्ड फोर्थ और मीन प्रोपोर्शन आता है। देखिए प्रोपोर्शन जब अभी हमने देखा था तो हमने ये कहा था कि ए रेशियो बी किसके प्रोपोर्शनेट है, सी रेशियो डी के, है ना, यही कहा था हमने। तो अब आपसे ये कहा जाए अगर कि आपको 2 नंबर दिए जाएँ और आपसे ये कहा जाए 2 नंबर लेट से आपको दे दिया गया ए और बी, और आपसे कहा जाए इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए। थर्ड प्रोपोर्शन एक पोजीशन बता देगी, भाई तीसरा नंबर उसका क्या होगा ये बताइए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि हम लिखेंगे ए रेशियो बी। अब इसको हमको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बनाना है तो हम क्या करेंगे कि हमें तीसरा जो नंबर है वो पता नहीं है, तो हम यहाँ पर भी इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना वो आपका बिगड़ जाएगा। ए रेशियो बी बराबर है बी रेशियो सी बराबर है सी रेशियो डी की कॉन्टिन्यूएशन फिर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ का जो डिनोमिनेटर था वही न्यूमरेटर बनाएंगे, और तीसरा जो नंबर है उसको मान लेते हैं एक्स है ना। तो अब क्या करेंगे, हम जो एक्सट्रीम्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो मीन होते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, और ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू वॉट, बी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो ऐसे आपका निकलता क्या है, थर्ड प्रपोर्शन, है ना। अगर आपसे कहे फोर्थ प्रपोर्शन निकालो, मतलब चौथा नंबर बताओ, तो आपको अगर नंबर दिए गए हैं तो ऐसे ए रेशियो बी रेशियो सी, और आपको चौथा नंबर पूछा जा रहा है कि चौथा नंबर बताओ क्या होगा, तो इसमें भी आपको वही करना है, आप इनको इनको मल्टीप्लाई, इनको इनको मल्टीप्लाई करिए। तो ए एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, बी इंटू में सी, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू में सी अपॉन में ए, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। वहीं पे आपसे अगर पूछा जाए मीन प्रोपोर्शन बताओ, मीन प्रोपोर्शन का मतलब 2 नंबर दिए गए, अब कह रहे हैं उनके बीच का नंबर बताओ क्या होगा, तो आप इसे कैसे लिखोगे, तो आप इसे ऐसे लिखोगे कि मान लो बीच का नंबर क्या है, एक्स है ना, क्योंकि इसको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बनाना है। फिर से आपको काम वही करना है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में ए इंटू बी। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में ए इंटू बी। तो आपसे अगर पूछे, मैं इसको एक रेशियो या फॉर्मूला के रूप में ऐसे बता सकता था कि इसका मतलब क्या होता है, आपको वो याद करना पड़ता, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा मतलब तीसरा नंबर पूछ रहा है, तो आपका इस तरीके से आएगा।
अगर वो आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है मतलब चौथा नंबर पूछ रहा है, अगर वो आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो मतलब बीच का नंबर पूछ रहा है। और इस तरीके से ये सारे आपके निकल के आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में इसको कैसे पूछा जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि बताइए रेशियो क्या होगा थर्ड प्रोपोर्शनल का 12 और 30 का, और मीन प्रोपोर्शन 9 और 25 का। मतलब आपको 12 और 30 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है और उसको लेकर के रखना है, और फिर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है 9 और 25 का, और फिर उनके रेशियो आपको बताने होंगे। तो हम अगर 12 और 30 के बारे में बात करें, 12 और 30, अब दो नंबर मेरे पास है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन हमें को निकालना है। जैसा भी हमने यहाँ पे देखा थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो वो कैसे आएगा, बी स्क्वायर अपॉन में ए करके। तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, तो ये है 30। 30 का स्क्वायर आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 30 बटे 30 गुणे 30 और बटे में 12। ऐसा मैंने यहाँ पे मैं खैर फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। एक्स की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर अपॉन में ए, और ऐसे करके ये आ गया। तो ऐसा इसलिए लिखा ताकि ये कैंसिलेशन आसानी से हो जाए। 6 से मैं काटूंगा, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 2 से काटूंगा ये 15 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 75, है ना। और फिर मुझे 9 और 25 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। और मीन प्रोपोर्शन कैसे का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया। मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच वाले नंबर बताने हैं। तो क्या आएगा, एक्स बराबर में अंडर रूट में ए इंटू बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स बराबर में अंडर रूट में ए बी। मतलब मैं क्या करूँ, अंडर रूट में 9 इंटू में 25, गुणा मत करिएगा। 9 3 का स्क्वायर होता है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। 25 5 का स्क्वायर होता है तो एक 5 बाहर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई। हमको इन्हीं दोनों नंबर का रेशियो बताना है। 75 रेशियो में 15, 15 पचे 75, 5 रेशियो 1। ये इसका सही जवाब है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि मीन प्रोपोर्शन बताइए क्या होगा, 3 प्लस रूट 2 और 12 माइनस रूट 32 का। मीन प्रोपोर्शन समझ रहे हैं, एक्स स्क्वायर बराबर में अंडर रूट में ए भी बताना है। अब ये ध्यान रखिए कि जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर आप इनको डायरेक्ट गुणा करोगे तब भी आ जाएगा, कि आप इनको डायरेक्ट ए और बी करके गुणा करो तब भी आ जाएगा, लेकिन टाइम लगाएगा। सबसे पहले आप इनको ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो और देखो कि क्या कुछ यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। जैसे मैं ये देख रहा हूँ, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन ये वाला पार्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। मतलब 12 माइनस में रूट 32 जो है, इसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो पहली बात तो 32 को मैं ब्रेक करूँ, किस में ब्रेक कर सकता हूँ मैं, 4 गुणे 8 में, है ना। ऐसा गया 16 गुणे 2 में कर लूँ। अगर मैं 16 गुणे में 2 करूँगा तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 माइनस में 4 रूट में 2 इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 4 यहाँ पे 12 है, अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस में रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए मेरे लिए आसान है। अब ये मुझे अगर करना है अंडर रूट में तो कितना आसान है, ये हो गया 3 प्लस रूट 2 इंटू में 4 इंटू में 3 माइनस रूट 2। अब आप ये समझ रहे हो, ये 4 जो है ये तो आपका बाहर आ जाएगा, बाहर आकर के क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, है ना। 4 तो बाहर आ गया, 2 बन गया। ये a प्लस बी और ये a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और ये रूट 2 का स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 में से 2 आपका चला जाएगा तो क्या बचेगा 7। तो ये क्या आ गया 2 रूट 7, और यही इसका आंसर है। कौन सा वाला, बी वाला। बस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि बताओ थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई का। थर्ड प्रोपोर्शनल आपसे पूछ रहा है। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछने का मतलब आपका क्या है कि एक्स बराबर में बी स्क्वायर अपॉन में ए आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, तो ये है एक्स माइनस वाई, और इसका स्क्वायर कर दो। और ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगा दो अगर, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। एक से एक कट जाएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहे हैं बताइए फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा इन 3 नंबर्स का। तो आपको 3 नंबर दिए गए। फोर्थ प्रोपोर्शनल अभी हमने देखा था कि चौथा नंबर हमको बताना है। तो चौथा नंबर हमको अगर ये बताना है तो उसमें हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या होती है, बी इंटू सी अपॉन में ए, यही आप निकालते हैं। तो बी इंटू सी मतलब इन दोनों नंबर का आप गुणा कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 0.21 इंटू में 8 अपॉन में ए मतलब 0.12, पॉइंट से पॉइंट आप हटा दीजिए, 3 से काट लीजिए, 3 चौके 12, और ये आपका क्या हो जाएगा 3 सत 21, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे खैर वो मैथमेटिकल साइन लगाओ, 14 लगाओ, बी और ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जेड अगर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो बताइए इसकी वैल्यू क्या है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन याद आ रहा है, अगर एक्स वाई जेड यहाँ पे मेरे को 3 वैल्यू दिख रही है तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई बाई जेड, कुछ इस फॉर्म में ये होगा। मतलब हम इसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो हम क्या करें, जहाँ जहाँ पे वाई स्क्वायर है वहाँ पे एक्स इंटू जेड लिख दें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स जेड, और नीचे भी वाई स्क्वायर की जगह एक्स जेड प्लस में जेड स्क्वायर। अब क्या करें, एक्स को कॉमन ले लें, तो ऊपर क्या बचेगा, एक्स प्लस जेड बचेगा। नीचे क्या करिए, जेड को कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर नीचे क्या बच जाएगा, एक्स प्लस जेड बचेगा, आपस में कटा,
एक्स बाई जेड इसका आंसर आ गया, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एक्स और वाई फाइंड करिए। अब ये जो सवाल आपको सामने दिख रहा है, आपको क्या याद आ रहा है? मैंने शुरुआत में क्लास के बताया था 5x प्लस 3y अपॉन में 5x माइनस 3y बराबर में 7/2 है। आपको याद आ रहा है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो, है ना? याद आ रहा है कि अगर ऐसा लिखा है a बाई बी, तो अगर आपका लिखा हुआ है a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, तो इसका मतलब क्या है? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आ रहा है। तो 5x प्लस 3y 5x माइनस 3y है, तो आप इसे सिंपली ऐसे लिख सकते हो 5x अपॉन में 3y। और इधर की जो वैल्यूज हैं उनके लिए आप क्या करो, साथ में आप 2 जोड़ दो, क्या आ जाएगा 9, साथ में आप 2 घटा दो, क्या आ जाएगा 5। ये आपकी वैल्यूज आपके सामने मिल गई। लेकिन आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, तो क्या होगा? 3 का गुणा इधर, 5 का गुणा इधर, तो एक्स बाई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 27/25। तो इसका ए वाला ऑप्शन से, वो देखिए एक ऑप्शन बी भी दिया हुआ है। अगर आपने यहीं तक सॉल्व किया 9/5 तो आप टिक कर सकते हैं। तो इसका ए वाला ऑप्शन जो होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आपसे कह रहा है कि a प्लस बी अपॉन में सी प्लस डी है और a माइनस बी अपॉन में सी माइनस डी है, तो बताइए कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है? ये भी आपका कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अल्टरनेंडो लगा दीजिए तो आपके लिए काम आसान है। जैसे आपके पास ये लिखा है a बाई बी अपॉन में सी प्लस डी है और a माइनस बी अपॉन में सी माइनस डी के है। अब अल्टरनेंडो में मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ऐसा है तो हम अगर इनकी पोजीशंस को रिप्लेस कर लें, a बाई सी बराबर में b बाई डी लिखेंगे तब भी सही होता है। तो अगर मैं उसको उसी फॉर्म में कर लूँ, इनको आपस में अल्टरनेटली ऐसे कि a बाई बी अपॉन में a माइनस बी हो जाएगा और c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी हो जाएगा। सेम है। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लग के आया, तो हम इसे a बाई बी बराबर में c बाई डी ऐसे लिख सकते हैं। और अगर इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ए डी बराबर में बी सी ऐसे लिख सकते हैं। और यही रिलेशनशिप सही है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखिए, कॉन्सेप्ट पता होना आपके लिए क्वेश्चन कितना ज़्यादा आसान कर देता है, वरना आप इसमें सोचते रहिए, गुणा करते रहिए, भाग करते रहिए, बहुत टाइम लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपसे कह रहा है कि बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। आपको ये वैल्यू दी हुई है, क्या यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लग सकता है क्या? आप अगर देखो कि इसको आप ए मान लो, इसे आप बी मान लो, तो आप क्या देख रहे हो? अंडर रूट में एक्स प्लस 4 प्लस में अंडर रूट में एक्स माइनस 4, तो ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, लग जाएगा। अगर ये होगा कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो आप लगाओगे, तो आपको ए ऊपर लिखना होगा, नीचे के आप क्या लिख दो? बी की वैल्यू लिख दो। और इधर आप क्या करो, 2/1 है तो 2 में 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 3, और 2 में से घटा लो, आपका क्या बचेगा? 1 ही बचेगा, है ना? मतलब 2 में से घटाओ 1 ही बचेगा। अब आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, एक्स प्लस 4 अपॉन में एक्स माइनस 4 बराबर में क्या हो गया? 9 हो गया। अगर ऐसा है, आप क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या फिर से एक बार कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगा दो। क्यों? क्योंकि फिर से आपको a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म दिख रही है, तो एक्स बाई 4 और फिर से 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 10, और 9 में से 1 चला जाएगा, क्या बचेगा? 8, और 4 से आप काटो, 4 दूनी 8, 2 से काटो, 2 पंचे 10, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 5। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, x बराबर में 4ab अपॉन में a प्लस बी है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगा? और एक यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया कि a बराबर b आप नहीं कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। अगर आपसे हो पाए, ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो सही होगा। अगर हो पाए तो आप बताइएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही है। नहीं हो पाएगा तो जो अगली क्लास होगी, सेकंड क्लास, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। बहुत ही आसानी से, बहुत प्यार से सॉल्व हो जाएगा। तो ये था पहला पार्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिसमें हमने बेसिक्स इनके सारे सीख लिए हैं। सेकंड जो पार्ट होगा उसमें हम इसके और एप्लीकेशंस की तरफ चलेंगे कि कॉइन के क्वेश्चन कैसे होते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस आपके कैसे होते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स वाले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लास में रेशियो के, वो कैसे होते हैं, एजेस के क्वेश्चन आपके कैसे हो जाते हैं। तो उन सबको भी हम अगली क्लास में सीखेंगे। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो उसको लाइक करें। इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आप इस तरह की वीडियो मिस ना करें इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।